मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। कोविड-19 की दूसरी वेव मुल्क के अंदर उरूज पर है। नामी ग्रामी शख्सियात जो हैं वो इस वायरस का शिकार हो रही हैं। कल ही की खबर है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह थे, उनकी मौत हुई। उनकी मौत जो है वो कोविड-19 के हवाले से कंफर्म तो नहीं है, लेकिन वो कुछ दिनों से बुखार में भी मुब्तला थे और सांस लेने में भी उनको मुश्किलात हो रही थी, जो कि कोविड की टेल सिम्टम्स हैं। लिहाजा उनको तो एक कंफर्म कोविड-19 मौत नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस वकार अहमद सेठ साहब, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, भी कोविड से एक कंफर्म्ड कोविड की तवील अलालत के बाद वो भी रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। ये मुल्क के अंदर जो शराए कोविड परसेंटेज पॉजिटिविटी है वो भी एक बार फिर से राइज कर रही है। एक तशवीशनाक फिजा है। उसके अंदर इस सब कुछ को ब्रेव करते हुए बहुत सारी सियासी जमातों ने एक सीरीज ऑफ पब्लिक इवेंट्स की और पब्लिक इंगेजमेंट्स की, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो 15 नवंबर को इलेक्शंस होने थे उसके लिए एक सीरीज ऑफ डीटीसी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तवील मुद्दत एक महीने से ज़्यादा उस इलाके में गुजारा। इलेक्शंस के लिए, इलेक्शंस लड़ने के लिए एक बयानिया सामने रखा। उसके अलावा मरीम नवाज साहिबा ने पीएम नून का बयानिया सामने रखा। सब लोगों के जलसों में, बशमूल हुकूमत के जलसों में बहुत सारे लोग आए, लेकिन वहीद साहब नतीजे फिर वही रिवायती सामने आए। पीएमएल नून की तकरीबन मुकम्मल तौर पे नाकामी, पीपल्स पार्टी की जो उम्मीद थी उस हद तक नहीं हुई कामयाबी, और पीटीआई जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई। इंडिपेंडेंट्स जो हैं उन्होंने दूसरे नंबर पे सीट ली। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि हालांकि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स और मेजर लीडर्स जो हैं उनने रुख किया गिलगित बल्तिस्तान का, बेदारी भी पैदा करने की कोशिश की, बड़े बड़े जलसे किए। मरियम नवाज के खासकर बहुत एनर्जेटिक और बड़े जलसे थे, बेशक थे। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स पहली दफ़ा आई थिंक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को महसूस भी हुई, लेकिन क्योंकि बिलाखिर जो मेजर फाउंडेशन वहाँ की सियासत की है, यानी एक डिपेंडेंस फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स की तरफ, इलेक्टेबल्स का असर रसूख, तो ये दो ऐसी बुनियादी चीज़ें थी जिसको एटलीस्ट इस फेज में पॉपुलर लीडर्स जो हैं वो सरपास या ओवरकम नहीं कर सके। वो कुछ इस तरह से सिस्टम वहाँ बना हुआ है कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की पार्टी नहीं वहाँ रूल करेगी तो फंड्स नहीं मिलेंगे, तो उनके काम नहीं होंगे, तो अशिया की कीमतें नहीं कम होंगी, प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे, रोडें नहीं बनेंगी, कुछ नहीं होगा। तो ये एक तासुर है वहाँ, सही या गलत। अब जब गिलगित बल्तिस्तान, जिस तरह के खान साहब ने भी कहा है और दीगर जमातों ने कहा है, अगर तो सूबा बनता है और उसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलती है, तो फिर हम उम्मीद करेंगे कि ये पॉपुलर पॉलिटिक्स जो है, जो इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान ने महसूस की, तो उससे नतीजे जो है शायद फ़र्क आना शुरू हों। लेकिन बिलाखिर अगर आप फिर भी कंपैरिजन करें तो पीपल्स पार्टी की 14 की अक्सरियत और पीएमएल नून की 16 की अक्सरियत के मुकाबले में इस दफ़ा 8 या 9 सीटों की एक प्लूरैलिटी जो है वो शायद इतनी इंप्रेसिव शोइंग नहीं थी पीटीआई की तरफ से। ये बात भी लेकिन दुरुस्त है कि अब उनके पास मेजॉरिटी हासिल है और इंडिपेंडेंस जिन्होंने उनको हराया था इलेक्शन में वो पीटीआई को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन वही बात है, जब बुनियाद एक तरह की होती है जाफरी साहब, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इवन जलसे जलूस के थ्रू कि आप एक हकायक और एक बुनियाद बदल सकें। और जब भी जो है हम बुनियाद की बातें करते हैं और दस्तूर की बातें करते हैं, क्योंकि उसका बदलना ज़रूरी है ऑन द ग्राउंड चेंज आने के लिए। सही है। हमें इस शो के अंदर पीएमएल नून के बयानिए और उनको जो जिस तरह की सिचुएशन फेस्ड है, उनके कायद के बयानिए की वजह, उनकी अब जो सबसे पॉपुलर सरबराह पाकिस्तान में मरीम नवाज साहिबा के बयानी की वजह से, और अगले लाएमल उनके लिए क्या है कि जब पीडीएम जो है वो रुख पंजाब की तरफ कर रही है, पीएमएल नून का रिवायती होम ग्राउंड, इस सब पे बात करने के लिए हमने दावत दी है मोहम्मद जुबैर साहब को। privileged to have him as always. He's a regular guest. मरीम नवाज साहिबा के और मियां नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन भी हैं। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अगर बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से शुरू करें तो ये जो इतने हजारों लोग जलसे में आते थे, ये एंटरटेनमेंट के लिए आते थे सर? अगर 6-6 हजार वोटों पे ही डिसाइड होना था और आपके खिलाफ ही होना था। यही तो मोइज़, हम भी हैरान है कि वो जो आते थे हजारों लोग, वो कहाँ गए? वो वोट डालने क्यों नहीं आए? और मैं आपको बताऊं कि ये जो कैंपेन है ना गिलगित बल्तिस्तान में, ये सबसे मुश्किल कैंपेन है। वो कहने के तो गिलगित जाते हैं, लेकिन
हर रोज़ सुबह को 8 बजे से आप निकलते हैं, 4-4 5-5 घंटे दूर जाते हैं, वहाँ एक जलसा करते हैं, फिर 4-5 घंटे आगे जाते हैं, मतलब रात को 12 बजे कोई वापसी होती है गिलगित में। और लोग 2-2 3-3 4-4 घंटे तक इंतज़ार करते हैं, बिकॉज़ आपको पता है पॉलिटिकल रैलीज़ जो है वो टाइम स्केड्यूल मीट करना बड़ा मुश्किल होता है। एक में जाएंगे तो वहाँ लेट हो जाएंगे, रास्ते में जगह जगह रुकना पड़ेगा एंड सो ऑन। सो हमारा तो ये ख्याल था कि बहुत एंथुसियाज्म है, पैशन भी है, लोग भी आ रहे हैं और सब कुछ है। लेकिन एक हमें ये भी एहसास था जो कि अब हम बात करते तो वो कहते हैं नहीं जी आपके ज़माने में भी ये हुआ था और उस सन 85 में भी यही हुआ था। पॉइंट ये कि पाकिस्तान में इलेक्शंस मैनेज किए जाते हैं और वो इलेक्शन मैनेज करने का सिलसिला उस वक़्त से शुरू हो जाता है जब से एक हुकूमत को गिराया जाता है। 4 महीने पहले हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, फिर उसके एक अजीब एक वो है कि जी फंडिंग बंद कर दी गई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर एक जो तरीक़ेकार जो पाकिस्तान में अब लाजमी जुज़ बन गया है, जो 2018 में भी हमने देखा था कि जी आपके जो वो विनिंग कैंडिडेट्स हैं या जो मेन लोग हैं, अब 9 लोगों को डरा के, धमका के, इंटिमिडेट करके, थ्रेट करके लॉयल्टी चेंज कराते हैं। अब मसला ये होता है कि आप लोग तो बड़े मासूमाना सवाल पूछते हैं कि जी वो क्यों चेंज हो गए। भाई इतना हर एक में दम खम नहीं होता, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई और सेक्टर हो। अगर इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे जो पॉलिटिशियंस के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको कोई भी नहीं फेस करता, कोई भी नहीं और सेक्टर का या बैकग्राउंड के लोग फेस करते हैं जितना पॉलिटिशियंस फेस करते हैं। एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जिसमें आप ये कह सकते हैं कि दैट विल लीड अप टू अ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल। सर पंजाब असेंबली से भी आज की खबर है कि 20 लोग अब हो गए हैं, 20 एमपीज जो हैं वो 8 खान साहब से मिल चुके हैं और अब नई खबर समा पे जो दी जा रही है वो है कि शायद मजीद लोग जो हैं वो इस वक्त एक ग्रुप बना के आपके लीडरान के बयानिए से कुछ हट के बात करना चाह रहे हैं। तो आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि क्योंकि ये हाजमा हर एक में नहीं होता, तो फिर आपको भी ये नैरेटिव एक तरह से और एक पेस से ले जाना होता है ताकि सब साथ चल सकें। आपके ख्याल से ये तो नहीं है कि इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी माशाल्लाह इंजन जबरदस्त है, मरियम नवाज रेलगाड़ी जबरदस्त जा रही है, लेकिन पीछे के डब्बे अगर टूटने लग गए तो फिर ये रेलगाड़ी उतनी लंबी नहीं रहेगी, उतनी मौसर नहीं रहेगी। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म व्यू, एक एंड गेम को जहन में रखना और पिछले डब्बों का भी ख्याल करते हुए गाड़ी चलाना भी जरूरी है। आप स्पोक्समैन हैं, आप मुशीर हैं, आपके ख्याल से आगे एंड गेम क्या नजर आ रहा है आपको इस पर्टिकुलर फेज ऑफ मुजाहिमत का? बिल्कुल सही बात है, वही बैलेंस रख के चलना पड़ता है, लेकिन उसमें इतना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर जिस माहौल में पिछले 2 साल में सियासत होती रही है, 2-3 साल में। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। फैज़ाबाद में धरना होता है तो आपको पता है कि एक ट्वीट आता है कि जी प्राइम मिनिस्टर को हिदायत की जाती है कि जी आप कोई ज़ोर नहीं लगाएंगे, लेकिन अब धरना होता है तो कोई ट्वीट नहीं आती है। तो इट्स अ डिफरेंट माहौल जिसमें हमारे ऊपर प्रेशर जिस तरह से डाला गया है, केसेस चल रहे हैं, जेलों में लोग जा रहे हैं, सो जो बिहेवियर भी होता है वो इतना रैशनल नहीं होता। फिर दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे और उन्होंने एक पॉलिसी को लेके चला, वो पॉलिसी इतनी कामयाब नहीं हुई। फर्क मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज इंजन है और शहबाज शरीफ पिछला डब्बा है। वो मुझे डर है वो पिछला डब्बा ना कहीं मरियम साहिबा जो है वो लूज कर जाए, मुझे तो ये डर है। शहबाज साहब तो इंजन थे ही नहीं कभी, वो तो पिछला डब्बा। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो लेटेस्ट शुरू की है तहरीक और जो बयानियाँ सामने आए हैं, ये रिजल्ट है उस पॉपुलर सेंटिमेंट का जो वर्कर्स के लेवल से उठना शुरू हुआ था, बहुत अरसे से था। और वो हमें, मेरे जैसे आदमी को भी लानत देते थे कि यार आप क्या कौन सी सियासत कर रहे हैं, बाहर निकलें, लड़ें और चैलेंज करें और स्टेटस को हिला के रख दें, सो ऑन सो फोर्थ। सो आप किस तरह से एक चीज़ को एक्सेप्ट किए चले जा रहे हैं। सो एक पॉलिटिकल पार्टी का जो बेस होता है वो सबसे ज़्यादा एमपी और एमएनए से ज़्यादा उसके जो वर्कर्स होते हैं जो लाखों करोड़ों, तो वही है ना, उन्हीं की वजह से सपोर्ट है। आप फैसलाबाद चले जाए, सियालकोट चले जाए, सरगोदा, गुजरावाला, लाहौर कहीं चले जाए, आपको ये पॉपुलर सेंटर बीच में पार्लियामेंट के दौरानिया के बीच की सियासत में एमएनएस और एमपीएस फिर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन हाउस चेंज ही ना आना है। नो कॉन्फिडेंस से ही वजीर आजम जा सकते हैं और नए इलेक्शंस भी होंगे, तो क्योंकि ये कोalition गवर्नमेंट टूटेगी तो एमएनएस एंड एमपीएस इन मिड टर्म आर स्टिल इंपॉर्टेंट।
जाहिर है नेमुल बदल वर्कर और वोटर का तो नहीं है, लेकिन अगर आपने एमपीज को लूज करना शुरू कर दिया तो जो आपका वाहिद डेमोक्रेटिक और आईनी तरीका है इस हुकूमत को गिराने का, यानी इतना प्रेशर पड़े कि ये कोalition टूट जाए, अवामी प्रेशर में टूट जाए, तो फिर वो किस तरह होगा अगर आपके अपने एमपीज जो है वो दूसरी तरफ जाने लगेंगे। मैं इसमें कोई आपको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इट्स अ डिफिकल्ट बैलेंस टू स्ट्राइक। ये कोई आसान बैलेंस नहीं होता कि एक तरफ आपने जो बात की है एमएनए और एमपी बैलेंस दूसरी तरफ वर्कर्स की बात कलामी की मैं समझ रहा हूँ कि ये बैलेंस है, आप लोगों के लिए इशू है, लेकिन सर जो लो हैंगिंग फ्रूट है इस वक्त, जिससे नजर आ रहा है कि अगर आप लोग मार्च से पहले कुछ करने जा रहे हैं, सेनेट इंतखाबात का के अंदर पलड़ा चेंज करने जा रहे हैं, तो जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो पंजाब की हुकूमत ठहरेगी, जहां पे आप रिवायती तौर पे बड़े फेवरेट्स रहे हैं और इस वक्त पीटीआई की बहुत एक स्लिम मेजॉरिटी है। तो अगर वहां पर बजाय इसके कि आपके जलसे जुलूसों और बयानिए के बाद रुख दूसरी तरफ जा रहा हो, आपके मजीद लोग जो हैं वो एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर की तरफ जाने की और आपसे दूर जाने की अगर कर रहे हैं, तो फिर ये टाइमलाइन कहाँ मैच करती है सर? आप लोग तकरीरें करते रहेंगे और ये लोग फिर हुकूमत करते रहेंगे। मोइज़, पहली बात तो ये है कि मैं उस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहा हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग ये इस बयानिए की तरफ आने तक बनी है, और वो उसमें ये है कि अब ज़्यादातर लोगों में जो फैसला साजी में शामिल हैं, चाहे आप उनको हॉक्स कह लेंगे, जो भी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी पहले तो हमें राइट और रॉन्ग देखना चाहिए। सेकेंडरी बात है कि जी हमें कितनी लो हैंगिंग फ्रूट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर आप राइट और रॉन्ग के बेसिस पर सियासत करेंगे और फॉर वन सियासत करेंगे तो फिर कॉलिंग स्पेड अ स्पेड ही सही तरीका है, अदरवाइज फ़ायदा कोई नहीं होगा। और मैं उसको आपको एक एग्जांपल सिर्फ उसकी देता हूँ, वो कराची ऑपरेशन है, जो जब मरियम नवाज साहिबा आई थी, और ये प्लीज़ मुझे आप 30 सेकंड देते। 19 तारीख की सुबह को जब वो वाक़या रात को 18 और 19 की रात को हुआ था, तो सुबह को मोइज़ हमारे पास चॉइस थी। हमारे पास चॉइस ये थी कि हम रवायती तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और इमरान खान को एज प्राइम मिनिस्टर उसको उड़ा के रख देते कि जी ये बड़ी ज़्यादती हो गई है उनके दरवाजे से और गिरफ़्तार करके लेके हैं और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, हम नहीं छोड़ेंगे, हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, और वो कुछ भी ना होता, आपको पता है उसका। और दूसरा हमारे पास ये चॉइस थी कि हम सख्त तरीन तरीके से वो सब पूरी कौम के सामने रखें जो हुआ है, जिसमें आपको पता है कि उनके नाम भी या ओहदे भी आए और इंस्टीट्यूशंस का भी नाम आए, लेकिन उसी की वजह से आर्मी चीफ ने इंक्वायरी ऑर्डर की, उसी की वजह से वो रिपोर्ट आई जिसमें साफ ये एक्सेप्ट किया गया कि जी हाँ उन्होंने आईजी पुलिस को उठाया था और उन इदारों ने जिनका कोई काम नहीं था, लेकिन वो हमारी वजह से हुआ था। अगर वो चॉइस हम ना करते तो पूरी कौम को पता भी ना चलता कि हुआ क्या था। पूरी कौम सिर्फ बातें करती ड्राइंग रूम में बैठ के कि हाँ ये हुआ था, लेकिन किसी की हिम्मत ना होती ये बात करने की। तो कई दफा मुश्किल फैसले होते हैं जो करने पड़ते हैं। आप मुझे बता दें, अगर वो मेरी ऑडियो टेप ना जाती तो किसको पता चलता? बिलावल भुट्टो ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दूसरे दिन? उनकी तो इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वी फोर्स्ड दैट इशू। बिलावल भुट्टो से ही आया है सर। आप क्या देखें, नहीं आप देखें कि अस्करी इदारे जिनको ये करनी भी नहीं चाहिए थी शायद इंक्वायरी, उनका कम से कम अच्छा बुरा कम जायज नाजायज एक नतीजा उन्होंने सामने रख दिया। सिविलियन क़यादत जो है सूबे की, उससे तो ये तक नहीं हुआ कि जो एक मतलब एज ब्राइट एज डे फैक्ट जिस चीज के थे उसकी कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं है, जिसमें दानिशमंदाना हमारे पर्सनली जानने वाले मिनिस्टर बैठे हुए हैं जो समझदार अक्लमंद मिनिस्टर हैं। हम पर्सनली जानते हैं उनको कि वो इतने ज़हीन हैं कि ये कब की आ चुका होता है इसका नतीजा, लेकिन नहीं आ रहा, सिविलियन से नहीं आ रहा जी। शॉकिंग, अपॉलिंग रियली। लेकिन वो सिविलियन को तो हम उन पर इतराज़ करें या ना करें, बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक एक्नॉलेजमेंट हुआ कि हाँ वो अस्करी इदारे जिनका कोई कामकाज नहीं, जिनका कोई आइन में इख्तियार नहीं था, उन्होंने आइनी हदूद पार करके वो चीज़ें की। तो मेरा कहने का मतलब, मेरे एग्जाम्पल ये पीपल्स पार्टी है उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कई दफ़ा जब आप बोलते हैं तो वो सख्त लगता है और आपको गालियां भी पड़ती हैं। हमें गालियां उस दिन पड़ रही थी कि देखें जी ये आप ये कैसी बातें करते हैं, आप नाम ले रहे हैं इदारों, आपके पीडीएम पार्टनर से तो मेरा ख्याल है कौम को आज शुक्र अदा करना होगा कि जी
और खुल के सच बोल दिया और बेदारी कौम को दी और सच बोला। आपके कोalition पार्टनर यानी पीडीएम के जो पार्टनर हैं उनसे तो रिपोर्ट नहीं बन के दे रही, जो आपके लिए इतने हकायक क्लियर थे उनसे दिनों हफ्तों महीनों से रिपोर्ट नहीं बन के दे रही। सर वही सब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये जुबैर साहब से पूछेंगे कि ये एक तो ये बात है कि रिपोर्ट नहीं बन के दे रही, वो शायद उनकी मजबूरियां दिखाती है, लेकिन किस हद तक पार्टनर है ये पीपल्स पार्टी, किस हद तक ये बातें आगे पीछे हुई हैं। बिलावल साहब ने कुछ बातें की हैं, उनका हमने तर्जुमा किया, मरियम साहिबा ने बातें की, तर्जुमा किया, ये चल क्या रहा है वैसे, किस हद तक ये पार्टनरशिप है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हमारे साथ है मोहम्मद जुबैर साहब। अपने पार्टी के बयानिए के हवाले से तो बहुत बात कर दी उन्होंने पिछली सेगमेंट में, बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से क्लैरिफाई भी कर दी, मुश्किल फैसले किए हैं, उसकी सैक्रिफाइसेस होती हैं, एक हद तक किए जा सकते हैं। जुबैर साहब जरा ये अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका जरा बताएं। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आज खुद मोहसिन दावड़ को अपनी पार्टी से बाहर निकालते हैं। सराई ये होती है कि दर हकीकत एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात क्योंकि सिर्फ वही कर रहे थे इसलिए उनको फारिग किया मौलाना साहब ने, वो उनके कुछ और अज़ाइम है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो आपकी बातों से हैरान हो रहे थे, आपसे वो आप नवाज शरीफ साहब के आला ओहदों पर फाइज, एस्टैब्लिशमेंटेरियंस का या फौजी अस्करी ओहदों पर फाइज लोगों का नाम लेने से वो बिल्कुल अग्री नहीं करते। खबर इस तरह रिपोर्ट हुई, फिर उनकी सफाई आई, लगा कि शायद उन्होंने ये नहीं कहा, फिर कुछ और बातें हुई, फिर उनका बयानिया आपसे बेहतर और पुराना है मगर फ़र्क है। फिर मरीम नवाज का इंटरव्यू सामने आया, उसको एक तरह से पेश किया गया कि जैसे उन्होंने बैकफुट पे आ गई हैं। उसके ऊपर भी फिर बहुत सारी क़यासराई हुई। ये आपकी ठीक है सर, अननेचुरल पार्टनरशिप है, एक दूसरे के दरहकीकत तो हरीफ हैं और सियासत भी एक दूसरे के खिलाफ ही करनी है, लेकिन किस हद तक इस वक्त पार्टनरशिप है? ये आप लोग कितने साथ हैं और कब तक साथ हैं आपके ख्याल में आपकी पीपल्स पार्टी? एक तो चाहे में आप ज्यादा हो बात करें, चाहे वो आप पीएमएलएन के लीडरशिप के हवाले से बयानात की बात करेंगे या मौलाना फजलुर रहमान या पीडीएम की दूसरी जो बातें, देखिए ये एक्सपेक्ट करना कि जी बड़ा कंसिस्टेंट सबका एक बयानिया चलता रहेगा, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस पर जब रिएक्ट करते हैं तो वो सामने किसी और तरह से आता है। मेरे अपने हवाले से कई दफ़ा वो कहते हैं कि जी इतना डर गया, देखें बात ही नहीं कर रहा, देखें इसको बोलने के लिए तैयार नहीं, और कई दफ़ा कहते हैं जी तो सारी रेड लाइन्स अबूर करके चले गए। सो एक तो ये मैं बयानिया जो होता है, जो बिलावल के हवाले से मैं क्लैरिफाई कर दूं कि बिलावल वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन जिसने फर्स्ट असेंबली सेशन में 2018 के बाद सिलेक्टर्स का लफ्ज़ उन्होंने ही कॉइन किया था और उन्होंने ही कहा था कि ये सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। सो मुझे और आपको और पूरी दुनिया को पता था कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब उन्होंने दे हैव चूजन नॉट टू टेक नेम्स, फाइन, बट इसमें तो कोई शक नहीं है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली बात करते हैं, करते चले जाते हैं। और उन्होंने उसकी वजाहत भी की जिस के बारे में उन्होंने कहा गुजरांवाला में कि शौक थे वो जब उन्होंने सुना। मैं आपको ये भी बता दूं कि पीएमएलएन में भी हर बंदा शौक था जब मियां नवाज शरीफ ने वो तकरीर की और उधर नाम लेने शुरू किए, बिकॉज अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर ये एक नॉर्म नहीं है तो शौक ही होगा बंदा। शौक होना इज़ एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। या तो वो बिलावल भुट्टो कहते कि मैं कंडेम करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ऊपर नीचे होगा, बयानिए में भी थोड़ा सा कमी पेशी आएगी। तो ये चीज थोड़ी तय हो गई है ना, गिलगित बल्तिस्तान में जो पीपल्स पार्टी को अब हुकूमत नहीं मिली तो काफी तो अब मामला तय हो गए। आई थिंक दे आर बैक इन द फोल्ड ऑफ द पीडीएम, उन्हें कुछ मिला नहीं गिलगित में अब अंटिल नेक्स्ट टाइम, बट फॉर नाउ आई थिंक ये मामला शायद सुलझ गया है आप लोगों के लिए। लेकिन अब अगर आगे की बात कर सकें, अब पेशावर का जलसा है जहाँ पे फजलुर रहमान साहब खासकर और इवन आपकी भी सपोर्ट है और हो सकता है कि बहुत ही बड़ा एक जलसा हो और आगे भी वेन्यूज अगर हम देखें तो इसमें तो अब बहुत कम शक रह गया कि आप लोगों के जलसे बड़े से बड़े होंगे। बीच में जो एक फैक्टर है वो एक कोविड का फैक्टर है और दूसरा एक सवाल है कि जितने भी बड़े हो जाएं हुकूमत कैसे जाएगी, तो नतीजा कैसे मिलेगा, और जो आप कह रहे हैं आप अचीव करना चाहते हैं वो बड़े जलसों से अचीव होगा कैसे? देखिए, एक तो ये होता है कि आपने जब सेट किया था आपका ये ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप
लोगों तक जाएं, अपनी बात पहुंचाएं, इनफ प्रेशर डालें और एक्सपोज करें इस हुकूमत को एज़ मच एज़ पॉसिबल, हाइब्रिड रजीम को एक्सपोज करें एज़ मच एज़ पॉसिबल कि ताकि उसमें क्रैक्स आने शुरू हों और उनकी तरफ से कोई इशारे ऐसे आने शुरू हों कि जिसमें वो कुछ स्पेस देने के लिए तैयार हों। अभी तक तो ये था कि इस मूवमेंट के लॉन्च करने से पहले हमें तो बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी पोजीशन चेंज हो गई है, बट इतने हमें ज़रूर इशारे नज़र आ रहे हैं कि वो हमारे लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि हम कोई ऐसा इलीगल तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि जिसमें हम ये कहें कि जी बेशक मार्शल लॉ लग जाए तो हम उससे खुश हो जाएंगे। बिल्कुल हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम इनफ प्रेशर डालें और इमरान खान की हुकूमत और मैं आपको बताऊं कि इतना आसान नहीं होता बर्दाश्त करना। जलसे ये कहने की बात है कि वो जलसे हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? जलसे जब जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, बाय द टाइम लाहौर में होगा 13 दिसंबर को, तो बहुत एक्सट्रीम प्रेशर होगा, लोगों में एक जज्बा, पैशन और रिएक्ट करने का वो भी आएगा। एंड देन हु नोज़, उसके बाद हमने अभी तक फैसला नहीं किया कि 13 दिसंबर के बाद हम क्या करेंगे, किस किस्म की अपनी मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे। सो एनीथिंग कैन हैपन एंड लेट्स सी। आई मीन ऑब्वियसली इसके गेम के रिजल्ट्स को 100% कोई भी नहीं डिफाइन कर सकता। देखिए आपके हारने का नहीं है। मरियम नवाज मुल्क की एक बहुत बड़ी इफ नॉट सबसे बड़ी लीडर बन गई है। पीएमएल नून पॉलिटिकली पर रेलेवेंट हो गई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नैरेटिव जो है कौम के सामने आ गया है। आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें कि इमरान खान, जिनके बारे में कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ थी और इस कुछ किरदार उस कंस्पिरेसी का हिस्सा थे और जो कि धरने से आपकी हुकूमत को हटाना चाहते थे, 128 दिन में फेल हुए वो, 128 दफा फेल हुए वो। तो ये जो अगर वो फेल हुए तो आप क्यों कामयाब होंगे, ये बताएं। नहीं, डिफरेंट है ना। अगर आप एक धरने की एग्जांपल दे रहे हैं 2014 की, तो फिर आप पीछे चले जाए, अयूब खान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो डिक्टेटर कोई भी नहीं था ना। 10 साल हो चुके थे और इकोनॉमिक डिलीवरी भी थी, मैसिव इकोनॉमिक डिलीवरी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी। नवंबर के फर्स्ट वीक 1968 में मूवमेंट शुरू हुई है, जबकि आपके कंप्लीट सेंसरशिप थी, बंदा मूव नहीं कर सकता था, कोई मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। और इन द नेक्स्ट 3 months ही वॉज आउट। सो ये नहीं होता कि ये इसके रूल्स ऑफ द गेम आर एब्सोल्युटली डिफाइंड। मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ चीजें कामयाब हुई हैं और नाकाम हुई हैं। सो वी हैव आवर ओन वे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। अयूब खान के लेकिन 10 साल जरूर हुए थे, यहाँ पे 2 हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है और किस तरफ जाते हैं हम। मार्च तक के लिए कम से कम एक दिलचस्प सियासी कैलेंडर हमारे सामने है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो पीटीआई से उनका इस सब कुछ के हवाले से, इन धरनों के हवाले से, इन जलसों के हवाले से और बिलुमूम उनकी पार्टी और उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जनता 360। हम इस सेगमेंट में पीटीआई से मौक़िफ़ लेंगे, हुकूमत वक्त से मौक़िफ़ लेंगे कि उनकी सियासत कहाँ जा रही है। उनको जो ये पीडीएम के धरने और पीडीएम के जलसे से मुकाबला करना है, जलसों से मुकाबला करना है, वो किस तरह करना है। वलीद इकबाल साहब सेनेटर हैं पीटीआई के लिए, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वलीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हमने क्योंकि इस शो के पिछले हाफ में मोहम्मद जुबैर साहब से उनके जलसे, उनके बयानिए के हवाले से बात की है, तो उस हवाले से हम आपसे बात शुरू करना चाहेंगे। निस्बतन आपकी वफाकी हुकूमत से मुकाबला अगर किया जाए तो पंजाब हुकूमत आपकी निस्बतन उससे ज्यादा कमजोर फुटिंग पे है और अब पीडीएम के जलसे और जो है वो पेशावर के बाद रुख पंजाब का करेंगे, तो उस हवाले से कोई प्लान है सर या फिर इनको थकने ही देना है? नहीं, वो तो थकने ही देने वाली बात तो है ही। वो एक शुरू से एक मेरे ख्याल में एक अप्रोच और पॉलिसी थी। यकीन माने ये कोविड-19 एक बहुत संजीदा मामला है और जो पाबंदी गवर्नमेंट ने लगाई है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये एनसीओसी के ज़रिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ये सोच समझ के पाकिस्तान भर में इसका जायज़ा लेकर ये जो करते हैं अपने फ़ैसले, ये जो पाबंदी लगाई गई है इसका कोई किसी तरीके से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है इन जलसों के बारे में हुकूमत की कोई परेशानी या कोई खौफजदा होना या रोब में आना, कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके ऊपर पीडीएम का अप्रोच जो है वो बहुत काबिल मज़म्मत है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो इसको पॉलिटिकली ले रहे हैं। वो अपने सिर्फ
एक सियासी तरीके से इसको असेस करके और सियासी तरीके से अपने आगे बढ़ रहे हैं। वो पता कि हम लॉकडाउन के मुताबिक नहीं हो सकते, तो आज जब हम पाबंदियों का सुनते हैं तो थोड़ा ताज्जुब होता है। बात ये है नहीं, देखें, आप दो चीज़ों को बिल्कुल आपस में मिक्सअप ना कीजिए। मेरी आपसे इल्तमास ये है, लॉकडाउन का मतलब कुछ और होता है और बड़े बड़े इज्तिमा जो हैं उन पे पाबंदी का मतलब बिल्कुल कुछ और होता है। बड़े इज्तिमात पे पाबंदी लगाई है क्योंकि वहाँ पे, और ख़ासकर सियासी जलसों में, और ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मैं खुद PTI लाहौर का सदर भी रहा हूँ। हमने बहुत से जलसे असिस्ट किया पार्टी को मुनक्किद करने में, अड्डा प्लॉट पे, इधर उधर, पैनमा के पीक में। बिल्कुल देखें, जलसे एक ऐसा इज्तिमा होते हैं जिसमें कोई तसव्वुर ही नहीं होगा, जो आजकल जिसको SOPs हम कहते हैं, उसका, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। लॉकडाउन एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लॉकडाउन तो ये है कि आप कर्फ्यू लगा दें। यूर अ लॉ मेकर, इसलिए आपका व्यूज पे चाहूंगा। देखें सर, जो आईनी हुकूक होते हैं उनको बैलेंस करना होता है। एक तरफ आईनी हक है कि मैं एक सिटीजन जो है, मैं चाहूं कि मेरी हुकूमत पब्लिक हेल्थ का ख्याल करते हुए, जो लोग इज्तिमाओं पे जाते हैं वो कल को आके माशरे में मुझसे भी मिलते हैं, मेरी सेहत का ख्याल करे। बेशक राइट टू लाइफ है मेरा, और उसको जो है यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ जो राइट टू एसोसिएशन है, सियासी एहतजाज है, और PDM वाले तो कहते हैं कि नाअहल हुकूमत है, सिलेक्टेड हुकूमत है, ये तो कोविड-19 को लड़ ही नहीं सकती, पहले कोविड-18 को हटाएंगे तो ही 19 का हल निकलेगा। तो एक तरफ एहतजाज का हक है और एक तरफ पब्लिक हेल्थ है, और ये दोनों आईनी हुकूक हैं, इनको बैलेंस करना जरूरी है हमें, कि जहां पे जो ये एहतजाज है ये मेरे पब्लिक हेल्थ के उस जुमरे में आ जाएगा जो मेरे हक पामाल कर रहा है, तो वहां उस हक को फिर रोकना पड़ेगा। तो ये हमें देखना है, और ये साइंटिफिकली और ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स को डिसाइड भी करना चाहिए। ये सिर्फ सियासी बात नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि हम सियासी बातें सुनते हैं, PDM भी सियासी बात करती है, वजीर आजम भी सियासी बात करते हैं। मुझे अच्छी तरह एहसास है आइन में जिन हकूक़ का वादा हुआ है, जिनमें शामिल है एक इज्तिमा करने का या असेंबल करने का, जो है आर्टिकल 16 में वो है, और उसमें मैं राइट टू असेंबली, सॉरी, कि जो एक दो जी राइट टू जो है वो, उसमें दो जो हैं सिर्फ पाबंदियां हैं, और एक है पीसफुली यानी कि पुरअमन तरीके से, और दूसरा है विदाउट आर्म्स यानी एब्सोल्युटली। लेकिन तीसरी बात जो उसमें है, उसमें एक तीसरी बात जो उसमें आर्टिकल 16 में ये है कि कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगाई जा सकती हैं, और इस वक्त ऐसी ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये बिल्कुल अनरीजनेबल नहीं है। और मैं एक बात जरूर अर्ज कर दूं, आपके वो जो एक्सपर्ट्स करें ना सर, की बात, लेट द इम्पार्शियल एक्सपर्ट्स जी एंड प्रेजेंट दिस बिफोर द कंट्री एंड लेट्स मेक इट रीजनेबल, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। मैं बतौर सेनेटर जो कायमा कमेटी सेनेट की है बराए दिफा, डिफेंस की कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूँ, और अगस्त के पहले हफ्ते में हम कमेटी पूरी जो थे, हम मदऊ थे टू दी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, टू वो जो उसमें आर्म्ड फोर्सेस का रोल देखने के लिए, और सिविल मिलिट्री जो आपस में ताउन था। और मैं आपको यकीन से और वसूख से कह सकता हूँ, आई एम श्योर कि आप और आपके साथियों को भी उन्होंने इनवाइट किया होगा वहाँ पे तमाम हेल्थ, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सिविल, हर स्कूल ऑफ थॉट के एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि कोविड की जो थी इसके बारे में मैनेजमेंट और उसके बारे में जो पाबंदियाँ आयद करने के ऊपर भी लोगों का मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट रहे हैं। तो NCOC ने हर स्कूल ऑफ थॉट को साथ बिठाया हुआ था और है। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी इनपुट इसमें, आप शायद यही कह रहे हैं कि जी अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को भी साथ शामिल करें। देखें, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जब कह दिया है कि ये सुपर स्प्रेडर्स, ये सुपर स्प्रेडर्स हो सकते हैं। देखें, आज भी मिसाल अब मैं दे रहा हूँ, एक जरीदे ने ये अपने इदारिये में एडिटोरियल में ये लिखा हुआ था। अब ये हमारा पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, हमारी गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं उस जरीदे से। वो ये लिखते हैं कि जी डेटा ये शो करता है कि बाकायदा सवाए कराची जलसे के गुजरांवाला का जलसा भी जो था, कोयटा का जलसा भी जो था, दोनों से जो है कोविड में सर्ज हुआ है। और कराची में उनका तज्जिया ये था कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाकी सारे सूबे भर से लोगों को लेके आए हुए थे, तो वो स्प्रेड आउट कर गया है, ये एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ। सो ये व्यूज़ लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये बड़ी संजीदगी से लेने वाली बात है। मैं तो उस पर अपने मौक़िफ़ पे कायम हूं, ये बड़ी संजीदगी से लेने वाली बात है। और अपोजिशन को और PDM को, वज़ीर आज़म ये बोले और आपके मिनिस्टर आके बोले, क्योंकि उनकी तो वो क्रेडिबिलिटी नहीं होगी ना, वो तो सियासी बात लगेगी फिर। बहरहाल जी, उसमें मैं आपने एक और सवाल
आपका एक सवाल का एक पहलू शुरू में था, मैं उसको भी एड्रेस करना चाहता हूँ ताकि बात नामुकम्मल ना रहे, कि पॉलिटिकली जो है गवर्नमेंट किसी लिहाज से जो है वो महसूस करती है कि उसमें कोई रुकावट डाली जाए, वो चैलेंज समझती है इन जलसों को और इस नैरेटिव को। तो उसका जवाब तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने दे दिया कि देखें, हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली या मिली या प्लूरैलिटी मिल गई। सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही थे ना, सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही आए, तो वो नैरेटिव नहीं चला, पीडीएम का नैरेटिव नहीं चला, नून लीग का नैरेटिव नहीं चला, पीपीपी का नैरेटिव नहीं चला। वहां तो फेडरल गवर्नमेंट जिसकी होती है उसको मिलते हैं, आपको तो बल्कि कम मिले, नून और पीपीपी को ज्यादा पहले मिले थे। ये एक अलग डायनामिक होता है उस इलेक्शन का। ठीक है, आप जीते हैं वो अपनी जगह, लेकिन उस डायनामिक को लेके आप पीडीएम के नैरेटिव को फेल करने की अगर बात करते हैं तो दैट माइट बी अ स्ट्रेच। बहरहाल जी, ये उसका एक कम से कम किसी ना किसी मेजर से तो ये टेस्ट एक है ही। क्या ये गेज नहीं हो सकता कामयाबी या नाकामी का कि हम जलसों पे तादाद क्या देख रहे हैं? देखें जी, जलसों की तादाद जो है वो कभी भी किसी इस किस्म की मुहिम या एहतजाज या इज्तिमा का कामयाबी या नाकामी का मेजर जो है वो नहीं होता। क्या आपने नहीं किसी स्टेज पे पढ़ा हुआ, मुझे क्योंकि याद पड़ता है कि एयर मार्शल असगर खान और JUIF और वो जमात इस्लामी कराची में इतने बड़े बड़े जलसे करते थे किसी मौके पे, और जब बैलेट बॉक्स खोले तो कुछ भी नहीं निकला उसमें से इन दोनों पार्टीज का। लेकिन तो इसकी मिसालें मिलती हैं, ये इतना अच्छा मेजर नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, जलसों की तादाद कभी कोई सर, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है जलसे, लेकिन एक इंडिया तो देते हैं ना पॉपुलैरिटी का। वलीद साहब, आपसे बस जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा, ये आपने जो हमारे साथ ये 10-15 मिनट इस शो पे गुजारे हैं, आपने एक म्यार गुफ्तगू बरकरार रखा है सर, जो एक लॉ मेकर और एक टेलीविजन अपीयरेंस के लिए हम आम समझते थे, और हम उसके बहुत मशकूर हैं। हम इसी वजह से आपसे एक वजीर है आपके पार्टी के, अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने जो जिस तरह मुकालमा किया लोगों से, जिस तरह उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के बारे में बात की, मतलब जिस लेवल की जिस तरह उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के बारे में बात की, सर आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से लगता है कि जानबूझ के इसको या तो वॉलंटरी ओमिशन होती है इस तरह की चीज के ऊपर तनकीद करने से, या फिर उसके अंदर शमूलियत होती है और साथ दिया जाता है। आप ये जरा क्लियर करेंगे कि ये आपके ख्याल में एक्सेप्टेबल बिहेवियर है? मैं आपको सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दी जो अपने मेरे अंदाज़े गुफ्तगू पर। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि मेरे से भी लोगों को शिकायतें होती हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, चलें आपके साथ जरा भेजा और तरीका रहा, लेकिन आई हैव हैड माय मोमेंट्स। तो मैं और सेनेट के फ्लोर पर भी हुई हैं, अदरवाइज भी हुई हैं। जी सर, वो तो मैंने भी देखी है, मैं आपको इसीलिए इस शो के हवाले से मुबारकबाद दे रहा था। अच्छा, थैंक यू जी। मैं अब उसमें ये करना चाहता हूँ जी कि देखें, अब मुझे यकीन है कि मेरे दोनों हाथ नजर आ रहे होंगे आपके फ्रेम में। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर एक का अपना अपना अंदाज होता है, अपनी अपनी तबीयत होती है। गंडापुर साहब किसी और तरीके से बात करेंगे। गंडापुर साहब की सर लेवल जो गुफ्तगू की थी वो सियासी है ही नहीं ना, वो तो एक अलग ही बात है। नहीं सर, लेकिन एक ये हाथ की उंगली नहीं है, शायद सिर्फ पैर की उंगली की बात हो रही है ना, क्योंकि आप अगर एक आदमी को उसके जनाना अंदाज को बुरा कहना और कमजोर कहना, एक खातून को सतही तौर पे खूबसूरत कहना और उनके ऊपर लगा हुआ माल अवाम का माल कहना, मतलब ये हाथ की उंगलियों की बात तो नहीं रहती फिर। नहीं, मैं तो इस बात पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था कि मैं, हो सकता है कि मैं, देखें, फैसल वाडा साहब ने भी कोई एक किसी शो में कोई चीज़ ऐसी की थी जो मैं ना करता, और गंडापुर साहब आपने मेरी राय मांगी ना, तो एक तो मैं राय ये दे रहा हूँ कि अगर मैं उनकी जगह पे होता तो ऐसी बात ना करता, लेकिन उन्होंने सही किया या गलत किया, ये एक थोड़ा सा पेचीदा या कॉम्प्लेक्स मामला है। मैं आपको अर्ज ये कर दूं जरूर, कैसे कह सकते हैं गंडापुर साहब की बात, देखिए मैं तशबीह देना चाहता हूँ, मैं नहीं करता, लेकिन आप सही या गलत में फर्क आप नहीं कर पा रहे इस बात के बाद भी सर, मुझे ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि आपकी मेयारी गुफ्तगू और कानूनी गुफ्तगू रही है जी। नहीं, मैं उसमें अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं एक तशबीह देना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के जो कुछ, देखें, तशबीह ये है कि एक गेम है क्रिकेट, जेंटलमैन्स गेम, और वो सफ़ेद कपड़े पहन के जब शुरू हुई थी, अब तो रंग बिरंगे कपड़े भी आ गए हैं। दूसरी गेम है हॉकी। तो अब पाकिस्तान के जो आप सियासत है उसमें क्रिकेट के रूल्स नहीं ना एक्सपेक्ट कर सकते। हॉकी ज़रा रफ गेम है, ज़रबे भी लगती हैं, पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, अगर उसको ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज नहीं है, वो भी चलता है, सब कुछ। ये तो मतलब ये इस गेम में क्रिकेट के रूल्स नहीं एक्सपेक्ट करने चाहिए जहाँ पे हॉकी के रूल्स चलते हैं।
और मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकली हॉकी और मौके के एतबार से और तो हॉकी में भी नहीं चलती ना सर। नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हॉकी में ज़रबें लग जाती हैं, क्रिकेट में उस तरह नहीं लगती। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारी पॉलिटिकल, लेकिन ये हॉकी और क्रिकेट से हटके ये तो ऑलमोस्ट क्रिमिनल लेवल्स ऑफ इंसाइटमेंट एंड हरासमेंट की तरफ बात जा रही थी। कम से कम जो उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता और जिस तरह की थी, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता जी। ये सवाल कमल शौज़ब साहिबा मेरी कॉलीग हैं, उनसे भी पूछा था किसी मेन चैनल ने कि आप खातून के तौर पे क्या समझती हैं, तो उन्होंने भी नहीं, और ये मेरी खातून कॉलीग हैं, MNA हैं, उनका ख्याल यही था कि जो उन्होंने दोहराया भी कि गंडापुर साहब ने क्या कहा था, ऑन एयर उन्होंने दोहराया भी, और उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने एक ऐसी मायूब बात नहीं की, मैं नहीं समझती। और मैंने भी ठीक है सर, लेकिन वो एक खातून के म्यार के तहत हम फिर शायद नहीं चलते। ठीक है, एवरीवन हैज द राइट टू देयर ओपिनियन। वलीद इकबाल साहब, बट मैं एक आखिरी बात कर दूं जी, एक आखिरी बात अर्ज कर दूं इसमें, अगर आप इजाजत देते, मैं एक आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये है कि जी, मैं आप टीवी के व्यूअरशिप के हवाले से भी देख लें कि सबसे ज्यादा जिस शख्स को देख के, जिनका चेहरा देख के, जिनकी आवाज सुन के लोग चैनल रोक लेते हैं अपना रिमोट के ऊपर, वो शेख रशीद साहब हैं। अब आप और मैं उनकी तरीके से एग्री ना करें, लेकिन आवाम लव्स इट, तो शायद गंडापुर साहब ने ऐसी बातें की, लेकिन सर असल पसंद करें और वोट दें, ये बातें बुरी हो, लेकिन क्या करें, जो गुफ्तगू किया आवाम लव्स इट के म्यार पे सब कुछ किया नहीं जा सकता, वरना इट इज ऑफन डिजास्टर्स। तो उसकी तो फिर आप उसको टॉलरेट करना एक अलग बात है। ठीक है वलीद इकबाल साहब, वी आर आउट ऑफ टाइम सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। टू हैव यू, वी होप टू हैव यू ऑन अगेन। व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? facebook.com/agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @हैदवी10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। वलीद इकबाल साहब ने ये तशबीह दी है कि जो दिखता है वो बिकता है, और सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में सियासत के अंदर शेख रशीद साहब दिखते हैं। क्या फिर यही मेयार गुफ्तगू वाज़ेह और बुलंद करना चाहिए जो सबसे ज्यादा देखा जाए, चाहे जिस भी वजह से देखा जा रहा है? आप अपनी राय दीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग समा।